ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है G20 में भारत क्रम में जलवायु परिवर्तन विषय पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा से भेंट वार्ता। इनसे बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़। भारत अपनी परंपरागत संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के सिद्धांत के साथ G20 की अध्यक्षता के साथ साथ विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। G20 के लिए भारत ने 32 क्षेत्रों के विकास का एजेंडा चुना है। इसी का एक महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन स्थायी विकास को शामिल किया गया है, जो मानवीय विकास के साथ साथ धरती की रक्षा करने की तरफ प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। इसके तहत इकोसिस्टम की बहाली में तेजी लाने और समृद्ध करने के 3 प्राथमिक क्षेत्रों वाले जैव विविधता, स्थायी और जलवायु अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था को जोर दिया गया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन स्थायी विकास समूह ECSG की पहली बैठक 9 से 11 फरवरी के बीच बेंगलुरु में हुई थी। अगली बैठक मार्च में गांधीनगर में होगी। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्राध्यापक, पर्यावरण विज्ञान संभाग, IARI, पूसा, नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर G20 का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, और चूंकि इंसान को बचाना है तो जरूरी है ही है, उसके साथ अपने पर्यावरण को बचाना है और जलवायु परिवर्तन की जितनी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उनको भी बचाना है। तो ये जो G20 का हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा दिया है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, जैसा कि आपने बताया कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक मुख्य हिस्सा रहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो सारी पृथ्वी है, जो सारे पृथ्वी के जो लोग हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, यानी सबके बीच में सामंजस्य हो, संतुलन हो, प्रेम भाव हो, मित्रता हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो सरकार है एक लीडरशिप का रोल में सामने आ रही है, चाहे वो पर्यावरण के मुद्दे हों, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हों। और जैसा कि इस बार हमारे जो देश को अध्यक्षता करने का मौका मिला है, तो इसमें ऐसी जो बिंदु जो पूरे विश्व को उद्वेलित और आंदोलित कर रहे हैं उन पर गहन चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा और एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि आने वाले समय में हम इन चुनौतियों से डटकर मुकाबला कर सकें। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, एक तो भूमि का कटाव हो रहा है जी, चाहे वो पानी से हो रहा है, नदियों के कारण हो रहा है, या समुद्री जो तट हमारे एंक्रोचमेंट हो रहे हैं उसके कारण हो रहा है, या जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण। तो भूमि को बचाना बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत स्कीमें भी चलाई हैं। उसके साथ साथ है कि इकोसिस्टम की बहाली, यानी जो हम बेवजह दोहन कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। जी देखिए, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यानी कि जो हमारा जो परितंत्र है, जो इकोसिस्टम है, उसका पुनर्निर्माण करना है हमको, क्योंकि बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण और जो इस तरह की गतिविधियां हैं, आज की तारीख में बहुत सारे जो हमारे इकोसिस्टम है, परितंत्र हैं, वो काफी अधिक तेजी से विघटित हो रहे हैं, अपघटित हो रहे हैं। तो इनका क्षरण रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। और जनसंख्या का काफी बड़ा हिस्सा इन परितंत्रों पर निर्भर करता है, चाहे वो मैराइन इकोसिस्टम हो या एग्रो इकोसिस्टम। जैसे कि हम कृषि से जुड़े हैं तो कृषि में एग्रो इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, यानी कि जो हमारा कृषि पारिस्थितिक तंत्र है उसमें हम अंधाधुंध अगर हम उर्वरक डालेंगे, कीटनाशी डालेंगे तो वो धीरे धीरे वो क्षीण होता चला जाएगा। इसलिए आज हमारी जो सरकार की प्राथमिकता है कि किस तरह से जो हमारा एग्रो इकोसिस्टम है, ताकि हम उससे टिकाऊ उपज ले सकें, सस्टेनेबल ईल्ड ले सकें, और जो हमारे जो कंज्यूमर हैं, जो भोक्ता हैं, न केवल अपने देश के बल्कि हम विदेशों को भी बड़ी मात्रा में इन चीज़ों का निर्यात करते हैं, तो उनको भी निरापद जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। तो एग्रो इकोसिस्टम हो या मैराइन इकोसिस्टम हो या रिवराइन इकोसिस्टम हो, सभी इकोसिस्टम, सभी परितंत्रों को सहेजना, संभालना, उनका पुनर्नियोजन करना, उनमें दोबारा से एक नई आशा और ऊर्जा जगाना कि भाई अगर ये सही है तो हमारा जीवन पृथ्वी पर सुरक्षित है, अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो हम कल्पना नहीं कर सकते आने वाले भविष्य की। इसी में ही जो एजेंडा है उसका विषय है जैव विविधता, सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास, और जलवायु अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था। जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ जो जैव विविधता है, हम जो दुनिया के 7 बड़े देश हैं जहाँ जैव विविधता संपन्न है, उसमें भारत का भी बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन हमारी आबादी बढ़ने के कारण या अंधाधुंध जो हम औद्योगिक विकास कर रहे हैं उसके कारण कहीं ना कहीं जैव विविधता को लेकर चिंता की बात है। और जो केवल हिंदुस्तान की नहीं, क्योंकि ये G20 सम्मेलन है तो उसमें उन सब देशों की चिंता की बात है जहाँ जहाँ जैव विविधता संपन्नता है, उनको बचाने की भी हम चिंता कर रहे हैं। जी, अभी हाल में
COP15 जो जैव विविधता के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन हुआ मॉन्ट्रियल में, तो उसमें इस विषय पर बहुत गहन चिंतन किया गया कि भी जो जैव विविधता है ये जो नष्ट हो रही है, दोबारा इसका विकास करें। तो जैव विविधता क्या है? विकास का कच्ची सामग्री है। जब तक जैव विविधता नहीं होगी, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या टूरिज्म का क्षेत्र हो, बहुत सारे क्षेत्रों में जैव विविधता से हमको दवाइयाँ मिलती हैं, मेडिसिन मिलती हैं, और जो हमारे रिसोर्स पुअर लोग हैं वो वनों और जंगलों पर निर्भर रहते हैं, उनकी जैव विविधता पर निर्भर रहते हैं। तो अगर जैव विविधता नहीं हम सहेजेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हम देखें जैव विविधता की दृष्टि से पूरे विश्व को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो हिस्सा है जो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील ही आता है, और दूसरी तरफ दुनिया के वो देश हैं जो कि जैव विविधता की दृष्टि से तो पिछड़े हुए हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ये सब हो गया, लेकिन ये जैव तकनीकी जो बायोटेक्नोलॉजी उनमें वो बहुत उन्नत हैं। तो कायदे में होना क्या चाहिए था कि जो ऐसे देश जहाँ पे जैव विविधता ज्यादा है और बायोटेक्नोलॉजी कम है, लेकिन ऐसे वहीं वो देश हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, जैव विविधता कम है, तो एक विन विन सिचुएशन ये होनी चाहिए थी कि ये देश आपस में सहयोग करें ताकि हम टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने जो जैव संसाधन हैं उनको संरक्षित कर सकें। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर CBD 1992, भारत सरकार ने भी कई कानून बनाए हैं जैव विविधता पर। जैव विविधता अधिनियम बनाया 2002 में, और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट भी है। तो ये जैव विविधता का जो आयाम है बहुत विस्तृत है, और न केवल भारत की सरकार बल्कि विभिन्न देशों की सरकारें इस पे सहमत हैं कि भाई इनको बचाए बिना तरक्की करना संभव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, मॉन्ट्रियल में COP15 में ये समझौता हुआ कि भाई जितने भी विकसित देश हैं वो हर साल जो विकासशील देश हैं जहाँ पे जैव विविधता प्रचुर मात्रा में है उनको वित्तीय मदद देंगे ताकि वो अपने प्राकृतिक संसाधनों को अक्षुण्ण रख सकें, जैव विविधता को संरक्षित कर सकें। तो जो शेयरिंग ऑफ फंड्स है, बेनिफिट शेयरिंग है, एक बहुत बड़ा आयाम है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का। डॉक्टर साहब, इसी में जो अगला सवाल है कि नीली अर्थव्यवस्था जो ब्लू इकोनॉमी है, हमारे जो धरती है उसका करीब 97% हिस्सा पानी से यानी समंदर है जी। और हमारी जो इकोनॉमी है लगभग 80% अर्थव्यवस्था हमारी समुद्र से चल रही, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो या फिशिंग हो जी। तो अब इसको बचाना है क्योंकि जो कचरा हो रहा है, प्लास्टिक कचरा है, वो समुद्र में ज्यादा उड़ेला जा रहा है। ये बड़ी समस्या हो गई। और जो G20 का एक मुख्य बिंदु ये भी है जो नीली इकोनॉमी है उसको सस्टेनेबल यानी उसको स्थायी कैसे उसका विकास हो और समुद्र का भी रख रखाव हो जी। तो इसको कैसे आप देखते हैं? जैसा कि आपने 2 बिंदु थे इस पूरे बहस के, जैव विविधता, ब्लू अर्थव्यवस्था जी। तो अगर हम बात करें टिकाऊ विकास की, अब सबने जान लिया है कि ये जो विकास की जो अंधी दौड़ है वो लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पहली अवधारणा 1987 में ब्रेटन लैंड कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे जो पारिस्थितिकविद थे वो बैठे, तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। उस रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र आया 1987 में। तो तब से हम देख रहे हैं कि भाई सबको चाहिए सतत विकास। अगर विकास टिकाऊ नहीं है तो वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। जैसा कि परिभाषा में साफ जाहिर होता है कि जब हम अपनी पीढ़ी की सारी जो मांग है और आने वाली पीढ़ियों की मांग को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पूरा कर सकते हैं तो हम उसको टिकाऊ विकास करते हैं कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं ऐसा ना हो कि उनके लिए हम सारे संसाधन बचा के न रखें। रही बात नीली अर्थव्यवस्था की, जैसे आपने बताया कि 97% जो हमारी पृथ्वी का भाग है वो जल से घिरा हुआ है और पूरी जो लाइवलीहुड है, जो आजीविका सुरक्षा है, तो वो काफी हद तक जलीय स्रोतों पर निर्भर है। हमारी जो सभ्यताएं हैं नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई, चाहे वो समुद्र हो, नदी घाटी है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पूरे विश्व में आप चले जाएं, अमेजन। तो ये जब नदी घाटियां, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है। और जैसा बताया आपने कि औद्योगिकरण और जो प्लास्टिक प्रदूषण जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं वो अब इस हद तक चला गया है कि हजारों लाखों जो जलीय जीव हैं उनकी मृत्यु हो रही है और एक तरह से एक आपातकाल घोषित हो गया है। क्योंकि जो पर्यावरण के जो मुद्दे हैं देश विशेष इसको नहीं रोक सकता। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समितियां, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन और ये जो बड़े बड़े जैसे G20 का जो मंच है वो इन चीजों को, अपनी जो आशंकाएं हैं इनको साझा करेगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि भाई ये जो है, जो प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है समुद्र में, जो जलीय अर्थव्यवस्था है, जो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी है उसको कैसे नुकसान पहुंच रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको अपने जो जलीय जो क्षेत्र हैं, जो जलीय जो हमारे जो संसाधन हैं उनको पॉल्यूशन फ्री रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये जो बात आपने कही उसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा। जैसे कि प्लास्टिक की बहुत बड़ी समस्या हो गई है और ये प्लास्टिक नदियों के रास्ते या जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके आगे करीबन 14 बिलियन टन प्रतिवर्ष प्लास्टिक कचरा समुद्र में डाला जा रहा है। और एक और इसमें समस्या और आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है जी, ई वेस्ट, उसको भी समुद्र में ही उड़ेला जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि ये मानव सभ्यता के लिए खतरा पैदा हो रहा है? जी देखिए, क्या होता है कि कानून बहुत ही सख्त है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक हर
हर आदमी जागरूक नहीं होगा अपने पर्यावरण के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति, तो इसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन देर सवेर पूरे संसार की निगाहें इस ओर आकर्षित हैं, चाहे वो ई वेस्ट हो। जो ई वेस्ट की हम बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें हैवी मेटल्स हैं, बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं। वो एक बार अगर हमारे परितंत्र या इकोसिस्टम में आ गए तो उनका निस्तारण बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अभी भी हमको चेतना है कि जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, सारे वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका कठोरता से पालन किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है जन भागीदारी। जब तक हम हर आदमी को शिक्षित नहीं करेंगे, उसको अवेयर नहीं करेंगे, इसलिए आज बात की जा रही है क्लाइमेट लिटरेसी, जलवायु साक्षरता की बात की जा रही है। जलवायु साक्षरता से मुझे एक वाकया याद आता है। अभी आप देखेंगे मार्च अप्रैल में बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, जब बिजली कड़कती है तो वो जाके पेड़ के पास ही जाके छुप जाते हैं या ऐसे असुरक्षित जगह पे जाते हैं, तो वहां पे और ज्यादा उनको दुखद मृत्यु हो जाती है। तो ये जलवायु साक्षरता का मतलब यही है कि उनको आगाह करें कि भाई जब अगर तड़ित की घटनाएं होने वाली हैं तो आप ऐसे स्थान पे ना जाएं जो विद्युत के सुचालक हैं, जैसे पेड़ है उसमें और ज्यादा गिरने की संभावना होती है। किस पोजीशन में बैठना है, पंजों के बल बैठ जाएं ताकि आपका जो एरिया है वो कम हो जाए और जो क्षति है वो कम से कम हो। तो जलवायु साक्षरता हो, चाहे वो वेस्ट मैटर जो लोग समुद्र में डाल रहे हैं, और इस दिशा में पूरे विश्व को एकजुट होना पड़ेगा। बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल नेगोशिएशंस पे बात चलती है, इंटरनेशनल ट्रीटीज पे बात चलती है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट की बात होती है, किस तरह से उसको मूवमेंट करना है, कैसे करना है, क्या क्या सुरक्षाएं रखनी है। ऐसे ही अगर हम जैव विविधता की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, चाहे वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल हो, चाहे वो नागोया प्रोटोकॉल हो। नागोया प्रोटोकॉल में क्या है कि जो एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई शक्तिशाली है तो वो ज्यादा हिस्सा ले लेगा, नहीं, सबके साथ हमको बेनिफिट शेयर करना है, ताकि जब तक हम बेनिफिट शेयर नहीं करेंगे तो हर आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे संरक्षण मैकेनिज्म में, सबके साथ हमको लेके चलना है। जी, और डॉक्टर साहब आपने एक जो जिक्र किया था सर्कुलर इकोनॉमी, यानी जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है जी, वो हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है, यानी जो हम संसाधन प्रकृति से ले रहे हैं तो हम ले तो रहे हैं लेकिन उसका हम वेस्ट करके उसको फेंक दे रहे हैं, जबकि हम उसका रीयूज कर सकते हैं, यानी पुनर्चक्रण कर सकते हैं, उसका बार बार पुनर्चक्रण करके, ताकि जो दबाव है उन संसाधनों पर न जाए। जी, तो ये इकोनॉमी जो सर्कुलर इकोनॉमी है, ये इस बार का G20 का बड़ा एजेंडा है। जी, तो जैसे आपने बताया सर्कुलर इकोनॉमी की हम बात करते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जो हजारों लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना लगाया जाता है, ठीक है, गन्ने से क्या निकलता है, मोलेसिस बनता है, चीनी बनती है, प्रेसमड बनता है। वही जो मोलेसिस जो शुगर इंडस्ट्री है उसका वेस्ट प्रोडक्ट था या बाई प्रोडक्ट था, वो स्टार्टिंग मटेरियल बन जाता है डिस्टलरी के लिए, वहां पे फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहल बनती है, फिर स्पेंट वॉश निकलती है। तो इस तरीके से अगर हम सारे अवयवों को, जो प्रेसमड है, जो पहले हम इसको वेस्ट समझते थे, लेकिन उसमें पौधों के लिए बहुत जरूरी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, तो हम उसको खेती में पुनर्चक्रित कर सकते हैं। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री है उसके हर कंपोनेंट्स का, चाहे वो बाई प्रोडक्ट हो, वेस्ट प्रोडक्ट हो, उसको पुनः उपयोगी बनाया जाए और कम से कम हम उसमें जो हमारे जल है, ऊर्जा है, कम से कम प्रयोग करें। अगर हम देखें कि एक A4 साइज पेपर बनाने में लगभग 10 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। अगर हम बच्चों को जागरूक करें, बेटे एक आपने A4 पेज लिया, प्रिंट आउट लिया, फाड़ दिया, इसको बनाने में कितने पेड़ कटते हैं, कितना पानी लगता है, कितना कार्बन इमिशन होता है, यानी कि हर चीज की आपको वैल्यूएशन करना है, यानी हर चीज की कीमत निर्धारित है। इस प्रकृति में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती है, तो हर चीज की कीमत है, उसको हम जाने, समझाएं, आने वाली पीढ़ी को बताएं। ऐसे ही अगर हम 1 किलो धान पैदा करने में लगभग 3000 से 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो अगर सोचें कि जब हम प्लेट में चावल को छोड़ देते हैं तो उनको देखना चाहिए कि किसान कितनी मेहनत से झुक झुक के उनकी ट्रांसप्लांटिंग करता है खेतों में। जब गर्मी अपने चरम पे होती है, किस तरह से वो धान को बोने से लेके सिंचाई, निराई, गुड़ाई, हार्वेस्टिंग और पूरा प्रोसेस जो श्रम साध्य प्रोसेस है, बहुत मेहनत लगती है। और हम सोचते नहीं, बस 4-5 कोर खाए और फेंक दिया। लेकिन जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं दिखाएंगे, देखो बच्चे ये धान के उत्पादन में इतना मेहनत लगती है, कैसे बनता है, जो आजकल हमारे जो बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे हैं वो नहीं जानते कि क्या होता है। तो अगर हम उनको अवेयर करें कि भाई ये देखिए क्लाइमेट लिटरेसी ये है, इतना पानी इसमें जाता है, इतनी खाद डलती है, इतनी मेहनत लगती है, तो हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए। इसी से हमारी पूरा सृष्टि का निर्माण होता है। जी, और इसी में ही एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे एक कार है, एक कार को बनाने में लगभग 72 मिनरल्स लगते हैं जी, स्टील से लेके और प्लास्टिक से लेके कुल मिला के करीबन 70-72 मिनरल लगते हैं। और
हम कुछ दिनों बाद, यानी जैसे डीजल में हम देश की बात करें 10 साल तो में 10 साल में, और पेट्रोल की गाड़ियां 15 साल में हम लोग उसको कंडक्ट कर देते हैं, यानी कबाड़ कर देते हैं। जबकि हम उसका रीयूज, पुनर्चक्रण, जो हम बात हो रही है सर्कुलर इकोनॉमी की, जी जी तो उसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। उसके वो पार्ट से जहाँ जो प्रदूषण फैला रहे हैं या जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक एजेंडा होगा क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल होगा। जैसे अभी हाल ही में हमारे देश में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं, तो एक बहुत बड़ी खुशी का बात है, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि चाइना पे फॉसिल फ्यूल पे अपनी निर्भरता को कम करना है, जो हमारा जीवाश्म ईंधन है उस पर कम करना है। तो आने वाला समय क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और ये हमारे देश के लिए बड़े सौभाग्य, न केवल हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से जो चीजें होंगी, पुनर्चक्रण होगा, रिसाइकलिंग होगी। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जो बहुत सारे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग लगे, उनका प्रॉपर प्रशिक्षण होना चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो, ताकि जो पर्यावरण और उनके स्वास्थ्य को जो क्षति होती है उसको कम से कम किया जा सके, चाहे वो किसी की तरह से। अब हमारी सरकार की भी यही प्राथमिकता है कि किस तरह से कौशल विकास किया जा सके। इस बजट में भी काफी इस पे जोर दिया गया कि किस तरह से हमको कौशल विकास करना है। अगर हमारी जो लेबर फोर्स है कुशल होगी तो बहुत सारी चीजों का अपने आप ही हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जी, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और ये मुझे लगता है कि अपना में बहुत बड़ा संदेश है कि अगर आपने लाइफ को अडॉप्ट कर लिया, अंगीकरण कर लिया आपने, तो पर्यावरण की उसमें सब चीजें आ जाती हैं कि कैसे पर्यावरण अनुकूलन के साथ आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और मुझे लगता है कि ये जो G20 का ये भी एक फोकस है। और जब इंडोनेशिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लाइफ जो स्टाइल है हमारी, लाइफ स्टाइल, उसको पर्यावरण अनुकूल कैसे किया जी। अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो महात्मा गांधी जी का एक मुझे जो कथन है याद आया था कि यह पृथ्वी हर आदमी की आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है, लेकिन एक आदमी के लालच का नहीं। तो ये इतना बड़ा दर्शन है। आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो कि हम प्रकृति से कम लें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। और जो लाइफ स्टाइल की बात है, एक शोध किया गया कि भाई किस तरह के हम भोजन लेते हैं उससे हम कितनी मात्रा में GHG एमिशन करते हैं। तो जो हमारी जो शाकाहारी डाइट है उसमें सबसे कम इमिशन होता है। वो धीरे धीरे मांसाहारी में अगर हम करते जाते हैं तो GHG इमिशंस बढ़ते जाते हैं। और एक मैं बात आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर हम देखें 1850 से आज तक हम अपनी पृथ्वी के जलवायु मंडल में लगभग 2500 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड डाल चुके हैं। यानी कि औद्योगिकरण के पश्चात पृथ्वी की भी एक लिमिट है। अगर हम 500 अरब टन से ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे पृथ्वी में, तो जो इसका जो तापमान है, जो हमारा पेरिस समझौता था कि भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रोक के रखना है, उससे हम पार कर जाएंगे। यानी कि हमको अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने हैं। इसीलिए हमारी सरकार डीकार्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डीकार्बनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया 2070 तक हमारे देश ने नेट जीरो इमिशंस का लक्ष्य रखा है। तो हम जानते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, धीरे धीरे ये उत्सर्जन होगा, तो हमको इसको रोकना है। जी डॉक्टर साहब, आपने एमिशन की बात की है, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। दरअसल जो G20 कंट्री है, कहने को 20 देश हैं, लेकिन ये जो पूरी दुनिया है उसका करीबन 60% GDP का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इतना इनका कंट्रीब्यूशन है जी। और कार्बन उत्सर्जन में भी सबसे बड़ा रोल इन्हीं 20 देशों का है। तो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और जब हम जलवायु परिवर्तन रोकने की जो जितनी संधियां हमारी हुई, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो, चाहे हमारे पेरिस समझौता हो, लेकिन उसमें जैसे अमेरिका पहले उसमें पीछे हटा और उसके बाद फिर अन्य देशों ने भी उसमें ढिलाई कर दी। तो क्या हम उम्मीद करें कि इस G20 में हम एक कमिटमेंट करें कि हम जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करें, ऐसा हम एक उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आने वाले समय में क्या हो रहा है कि अभी जितने भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं, चाहे वो COP27 हो, COP15 बायोडाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में हो, अब वो बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं, बाइंडिंग कमिटमेंट्स हैं। ऐसा नहीं आपने कह दिया, नहीं, आपको विस्तृत रूपरेखा देनी पड़ेगी, एक फ्रेमवर्क देना पड़ेगा कि किस तरह से आप कम करेंगे। एनर्जी सेक्टर में इमिशंस कितने कम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कितना कम करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना कम करेंगे। तो हर देश को एक रूपरेखा देनी पड़ती है। फिर उसमें क्या क्या फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, क्या क्या जो वित्त की जो व्यवस्था है किस तरह से की जाएगी, क्योंकि अब सब जान चुके हैं कि ये जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले कॉपरेशन, पूरे देशों के बीच में तकनीकी कॉपरेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल कॉपरेशन होना चाहिए, जिनका एक हिस्टोरिक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं ना पेरिस एग्रीमेंट में, कि वो देश जिन्होंने हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ी है, तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो गरीब देशों की मदद करें, उनको ऐसे उद्योग धंधे विकसित करने में, उनको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद करें जो कि कार्बन एफिशिएंट हो, यानी कि जिसमें कम कार्बन का उत्सर्जन होता हो। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम देखें कि जो हमारा पूरा जलवायु मंडल है, जो वायुमंडल है, उसमें विभिन्न देशों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मैं
मैं बताना चाहूंगा कि चाइना का 28% है, अमेरिका का 15% है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में पूरे वायुमंडल में, और इंडिया का केवल 7% है। देखिए पूरे विश्व की लगभग 18% आबादी भारत में रहती है, पूरे विश्व की लगभग 18 से 19% हमारे जो मवेशी हैं वो भारत में रहते हैं, लेकिन CO2 का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जो एटमॉस्फेयर में वो भारत का केवल 7 है। वहीं अगर हम देखें कि जो प्रति व्यक्ति कितना CO2 उत्सर्जन करता है भारत देश के नागरिक, अगर हम देखें सऊदी अरेबिया प्रति व्यक्ति हर साल 18.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, अमेरिका 16.6 टन का उत्सर्जन करता है, रशिया 11.7 टन का उत्सर्जन करता है, जापान 9.7 टन का उत्सर्जन करता है प्रति व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, चाइना 7.1, वहीं भारत केवल 2 टन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल की ताकत है। लेकिन सबको विकास करना है। विकास कैसा होना चाहिए? विकास सतत विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल विकास होना चाहिए, ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना प्रगति कर सकें। जी, जैसे आपने कहा कि हम सबसे कम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं प्रति व्यक्ति भी जी, उसके बावजूद भारत ने जो अपना कमिटमेंट किया है कि हम 2030 तक 30% हम कार्बन उत्सर्जन कम कर देंगे और नेट जीरो हमारा 2070 तक हम कर देंगे जी। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट में खरे उतरेंगे, क्योंकि हमने रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें एक बहुत बड़ा टारगेट हमने दिया है और उसको हम पूरा कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं, तो क्लाइमेट चेंज का कृषि पर क्या असर पड़ रहा है, और चूंकि कृषि को लेकर आज एक मीटिंग चल रही है तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, जो कृषि है जो ग्रीन हाउस गैसों का एक स्रोत भी है और जो क्लाइमेट चेंज है उससे दुष्प्रभावित भी होता है। अगर भारत की बात करें तो 14% का योगदान देती है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 0.8% भारतीय कृषि का योगदान है। और अगर हम देखें कि ग्लोबली एग्रीकल्चर जो है वो लगभग 10 से 12% का योगदान करती है क्लाइमेट चेंज में, और पूरे भारत का जो है अगर हम वैश्विक जी में जो योगदान है केवल 6% है। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे हमारी खेती में निसंदेह बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। अब हमारे पास हल क्या है इस चीज का कि किस तरह से हम अपनी कृषि को समायोजित करें, पुनर्योजित करें, ताकि हम जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ सकें। और आजकल एक आपने बात सुनी होगी, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात चल रही है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर यानी कि वो एग्रीकल्चर जो कि क्लाइमेट के शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सके और फिर से पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। हाँ, जलवायु अनुकूलन, जैसा मैंने बताया, अगर हमको क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बनानी है तो 5 एम्स पे ध्यान देना। एम वर्ड उद्देश्य। हाँ, अच्छा, एम नंबर 1 मार्केट। तो हमको एक तो इसमें बेटर प्राइस और वैल्यू एडिशन करना है अपने एग्रीकल्चर का। दूसरा है मानसून यानी कि वेदर फोरकास्टिंग, किस तरीके से हम बेहतर ढंग से हम वो कर सकते हैं। तीसरा है मैकेनाइजेशन, कस्टम हायरिंग। जो हमारे देश के 86% किसान छोटे किसान हैं, लघु एवं सीमांत किसान हैं, तो हर कोई बड़े बड़े मशीनरी नहीं खरीद सकता, क्योंकि आने वाले समय में कृषि में लेबर की कम है मात्रा, तो हमको कस्टम हायरिंग के लिए जाना पड़ेगा। और चौथा है मैनेजमेंट, यानी कि हमें अपनी खेती का मैनेजमेंट इस तरीके से करना है, माइक्रो इरिगेशन, न्यू फर्टिलाइजर्स। आजकल नए नए फर्टिलाइजर आ रहे हैं, नैनो यूरिया, उसमें एक बोतल में आपको 2 कट्टे के बराबर आपको पोषक तत्व मिल जाएंगे। और सबसे लास्ट में मेन स्ट्रीमिंग, यानी कि हमको जो अपनी एग्रीकल्चर को इस तरीके से फोकस करना है, उसको इंश्योरेंस का कवर देना है, उसको डेवलप करना है, उसको स्किल बेस्ड करना है। जो नई नई तकनीकें आ रही है जैसे ड्रोन बेस्ड एप्लीकेशन है, आप कहेंगे भाई हमारे 86% किसान तो छोटे हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं वो भविष्य की चीजें हैं। अगर आपके पास समय नहीं है जो पेस्टिसाइड छिड़कने हैं या फर्टिलाइजर का छिड़काव करना है, या आपको अपने खेत में ये देखना है कि कहाँ कौन सी बीमारी आ गई, तो आप एक स्थान में बैठे और हजारों हेक्टेयर एरिया का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का आप सर्वे कर सकते हैं कि भाई ये एक फसल में ये बीमारी आने वाली है। तो ये जो नए जमाने की टेक्नोलॉजीज हैं, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन्स हैं, इनको हम अपनी खेती में इस्तेमाल करके और पानी का समुचित और संतुलित ढंग से उपयोग करके, उर्वरकों का समुचित उपयोग करके हम अपनी एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, और जैसे हमने कनाडा में देखा, USA में देखा है, इन देशों में ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और जब हमारे यहाँ भी कोशिश हुई थी, सरकार ने 3 कानून बनाए थे, तो उसका बड़ा विरोध हुआ और सरकार को वो वापस लेने पड़े। लेकिन वो कानून असल में इसी के लिए थे कि कैसे कृषि क्षेत्र में विकास हो सके, किसानों के हाथ में पैसा आ सके और वो एक जो आधुनिक कृषि वो कर सके। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बात कही कि उन्नत किस्म के बीज आ गए, उन्नत किस्म के खाद आ गए, लेकिन हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसे कि अनुमान है कि 2021 तक हमारे पास हमारी जो खेती है वो कम हो जाएगी और जो हमारे बीज हैं वो हमें बदलने पड़ेंगे, क्योंकि करीबन 2 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा 2100 तक, तो उसके हिसाब से आपको बीज बनाने पड़ेंगे, नहीं तो दुनिया में जितने लोग हैं शायद वो भूख से न मरने लगे। तो ये भी इसका मुद्दा है। देखिए, जैसे मैंने बताया ना, जो कृषि विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो आज से 20 साल पहले बीज थे अब वो नहीं है, यानी कि हर साल जो हमारे प्लांट ब्रीडर्स हैं वो आने वाले खतरों को भाप के, नए नए जो स्ट्रेस आ रहे हैं हमारी खेती में, उनको ध्यान में रखते हुए नई नई फसलों का विकास कर रहे हैं, चाहे वो धान की किस्में हो या गेहूं की किस्में हो। जैसे मैं
पूसा संस्थान से हूँ। पूसा संस्थान में अगर हम एक धान की एक वैरायटी है 1121, वो पिछले वर्ष भी 35,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। तो केवल एक वैरायटी की अब मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही 2967 चावल की, गेहूं की 2967 सबसे बड़े एरिया में होने वाली वैरायटी है। तो जो वैज्ञानिक हैं वो जानते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, कौन से कीटों का प्रकोप बढ़ेगा, किस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा, किस तरह से पानी की कमी बढ़ेगी। तो वो वैराइटीज इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया है। इसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो वो कभी भी खाली नहीं बैठते, हमेशा खेतों में लगे रहते हैं। किस तरह से हम आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें, अपने किसानों को और ज्यादा शक्तिशाली बना सकें नए किस्मों के माध्यम से। जी, और इसी दिशा में ही आगे बढ़ते हुए जो हमारे मोटे अनाज हैं उनका मिलेट वर्ष हमने मनाया, फिर यूएन ने भी मना दिया है, और इस बार बजट में भी वित्त मंत्री ने श्री अन्न की घोषणा की है। तो इसका क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन के जो हमारे जो खतरे हैं उससे लड़ने में कितने सक्षम हैं? देखिए, हमको मोटा अनाज कहते थे, लेकिन ये मुझे बहुत गलत लगता है और मैं बहुत ही आभारी हूँ कि इतना सुंदर नाम श्री अन्न, यानी कि वो अन्न जिसके आगे श्री लगा है, हम उनको भूल चुके थे गेहूं चावल के आगे। लेकिन 2018 में भी हम लोगों ने इस पे काफी ध्यान दिया और भारत सरकार की पहल पे यूएन बाध्य हुआ कि नहीं, हमको ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर्स करना है, जैसे बाजरा, रागी, कोंदू, झीना, झंगोरा। तो इस तरह से जो 8 मिलेट्स थे इनको श्री अन्न की उपाधि दी गई है। और इसमें केवल उपाधि देने से काम नहीं चल रहा है, बल्कि एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है कि भाई इनका शोध होगा, इनका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। इनको जब तक हम नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे तो ऐसे ऐसे फूड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, कुकीज बनाई जा रही हैं, डोसा, ये सब चीजें हैं। हमारे संस्थान में भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, एक ग्रेजुएट है, स्टूडेंट्स है, वो अपना रागी डोसा बना रहे हैं। तो एक बड़ी भीड़ रहती है। तो आने वाले समय में, क्योंकि हम जानते हैं इनके अंदर आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, विटामिन, फंक्शनल एलिमेंट्स, इनके अंदर ऐसे ऐसे तत्व हैं जो अनेक रोगों से हमारे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। कैल्शियम है, फास्फोरस है। तो अभी एक स्कीम है कि इसको मीरा बोलते हैं, MIIRA, मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं कि भाई पूरे विश्व में, और न केवल भारत के शोध संस्थान बल्कि विश्व में जहाँ जहाँ मिलेट्स होता है उनमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा, उनमें ब्रीडिंग स्ट्रेटजी डेवलप की जाएंगी। जब तक उपज नहीं बढ़ेगी, पर हेक्टेयर इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तो किसान आकर्षित नहीं होंगे। तो उनको किस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, पैकेज और प्रैक्टिस डेवलप करनी है, उच्च गुणवत्ता के सीड उनको प्रदान करने हैं, तब ये पूरा इकोसिस्टम बन पाएगा श्री अन्न का। और मैं देखता हूं कि जिस तरह से सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है, तो आने वाले 2-4 साल में ही देखना इसके सार्थक परिणाम नजर आएंगे। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि कुछ शहरों में जो आटा चक्की है वहां पे इनकी मांग बढ़ने लगी है, क्योंकि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है, जैसे आपने बताया, कि ये उनसे लड़ने का एक कारगर हथियार है। सिर्फ आप चपाती खाइए और यू विल सी द डिफरेंस। आपको पता चलेगा कि भाई वाकई में रागी में क्या ताकत है, कितना आयरन है, कितना जिंक है, कितना फास्फोरस है। हम क्या करते हैं, मल्टीविटामिन की गोलियां खाते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। आपको मल्टीविटामिन की गोलियों को नमस्कार कीजिए और श्री अन्न को अपने भोजन की थाली में स्थान दीजिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। जी, और मुझे लगता है कि जो लोग गाँव से आते हैं वो तो इन्हीं अन्न का इस्तेमाल करते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन शहरों में थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन अब डॉक्टरों ने उनको इस तरफ जी धकेला है कि आप ये खाइए। अगर गांव में किसानों को उसका उचित मूल्य मिलेगा, आज की तारीख में अगर कोई कहे कि मुझे रागी चाहिए 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो तक लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। तो अगर एक एश्योर्ड मार्केट हो, प्रोसेसिंग हो, सब कुछ हो, तो मैं समझता हूँ कि जो योजना है ना, आने वाले 3-4 सालों में ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने वैसे इसका जिक्र किया है कि जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा है उसमें हम बहुत कुछ निर्भर करते हैं आयातित तेल पर, यानी जो हमारा ईंधन है और वो फॉसिल से फ्यूल है। तो अभी इसमें जो खबर आ रही है कि हमारा जो फॉसिल से फ्यूल होगा उसका कंजप्शन बढ़ रहा है, और केवल भारत का ही नहीं सभी देशों का बढ़ रहा है। तो एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज की चिंता कर रहे हैं, एक तरफ हम फॉसिल से फ्यूल की जो जैविक ईंधन है उसकी चिंता कर रहे हैं, उसका हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो इसमें हम सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? देखिए, भारत सरकार की एक योजना है कि हमें अपनी ऊर्जा का 50% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरा करना है। जो पंचामृत की जो 5 घोषणाएं की थी ग्लासगो में, और जो हमें जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक बढ़ाना है। तो ये जो लक्ष्य है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि भाई हमको ये करना है। एक रोड मैप है जो हमारे नेतृत्व ने हमको बताया कि इस दिशा में काम चल रहा है। और एक सबसे बड़ी बात चल रही है, ग्रीन हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो फ्यूचर का फ्यूल है आने वाले समय में। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा क्रांति आ जाएगी हमारे देश में। न केवल जलवायु परिवर्तन की रफ्तार थामेंगे, और
बहुत सारे ग्रीन जॉब्स यानी हरित रोजगार हम इस दिशा में सृजित कर देंगे। आज भारत पूरे विश्व में लीडरशिप का रोल कर रहा है सोलर एनर्जी में, तो आज पूरे विश्व की जो निगाहें हैं पूरे भारत की तरफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम इस दिशा में और प्रगति देखेंगे जी। और मुझे लगता है कि जो G20 का प्रेसिडेंसी भारत को मिली है और क्लाइमेट चेंज की दिशा में, पर्यावरण को बचाने की दिशा में, ये G20 का ये जो साल होगा वो मुझे लगता है कि वो इतिहास में दर्ज होगा। डॉक्टर साहब आप आए, आपने बहुत विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे G20 में भारत क्रम में जलवायु परिवर्तन विषय पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा से बातचीत। इनसे भेंट कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़। प्रस्तुति सहयोग कुसुम क्षेत्रीय का था और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे विवेक तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।